यहाँ पर भाजपा को चुनौती है, भाजपा पार्टी को चुनौती है, प्रत्याशी को नहीं पार्टी को चुनौती है। तो यहाँ पर कोरबा विधानसभा में खास करके उनकी सक्रियता नहीं रही है। ये महत्वपूर्ण जो योद्धा है स्वयं वो नहीं चाहता था इस रण क्षेत्र में उतरना। ये ACCL अपने यहाँ से कोयला ढुलाई करने वाले वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग नहीं बना पा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ गेंदलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। इस समय हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के VIP सीट कोरबा विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र से कांग्रेस के जय सिंह अग्रवाल विधायक हैं और छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व मंत्री हैं। कोरबा विधानसभा क्षेत्र का गठन 2008 में हुआ है और अब तक हुए 3 चुनाव में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की है। जय सिंह अग्रवाल इस बार चौथी बार यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए गए हैं और एक बार वो फिर मैदान में हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व महापौर और कटघोरा के पूर्व विधायक लखनलाल देवांगन को प्रत्याशी घोषित किया है। इस समय माना जा रहा है कि जय सिंह अग्रवाल को कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन नतीजों के बारे में और यहाँ के राजनीतिक समीकरणों के बारे में लोगों से जानना जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक किशोर शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा जी। आइए हम इनसे जानते हैं कोरबा विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण और आने वाले चुनाव के परिणामों को लेकर इनका क्या अनुमान है। शर्मा जी, छत्तीसगढ़ तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरबा विधानसभा क्षेत्र 2008 में गठित हुआ है और तब से लेकर अभी तक यहाँ पे 3 चुनाव हो चुके हैं और तीनों बार कांग्रेस जीती है। इस विजय के पीछे कौन से कारक हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, 3 बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय जय सिंह अग्रवाल जी चुनाव जीते हैं, उसके सामने मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर भाजपा को चुनौती है, भाजपा पार्टी को चुनौती है, प्रत्याशी को नहीं पार्टी को चुनौती है कि गठन के पश्चात भाजपा शासन काल में भी 3 बार वो विधायक चुने गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका जनाधार है, कहीं न कहीं उनकी पकड़ है, कहीं न कहीं उनकी चुनावी रणनीति है जो उनको मदद करती है या उनके समर्थक मदद करते हैं। और भाजपा का प्रत्याशी बदल कर भी लड़ाई हुई है और हमेशा चित हो जाता है। शर्मा जी, क्या माना जाए इसके पीछे? जैसा कि कहा कि भाजपा को चुनौती है, तो आप कितनी चुनौती मानते हैं? मैं निश्चित तौर पे ये मानता हूँ कि पिछली जो तीनों चुनाव में जय सिंह अग्रवाल की जीत हुई है वो उनके जनाधार और रणनीति का तो प्रमाण है ही है, मगर साथ ही साथ उनकी रणनीति कुछ ऐसी भी रही है कि भाजपा एकजुट होकर मुझे नहीं लगता कि पिछले 3 चुनाव लड़ी है। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि जय सिंह अग्रवाल जो है वो निरंतर, चाहे विपक्ष का शासन रहा हो या पिछले 5 साल के दौरान उनकी अपनी पार्टी का शासन रहा हो, लोग उनके पास जिस चीजों को लेकर गए हैं उन्होंने, और खास करके आम मतदाता, वो कभी निराश नहीं लौटे हैं। ये एक बड़ी वजह होती है और एक ये बड़ा कारक होता है किसी भी नेता के जनाधार को बढ़ाने में। यही वजह रही है कि इस बार, जैसे शर्मा जी ने कहा, किशोर भाई ने, कि पार्टी को चुनौती है। निश्चित रूप से ये बीजेपी को ही चुनौती है, उनके प्रत्याशी को नहीं। बीजेपी को चुनौती है, ये तो शर्मा जी भी बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भारतीय जनता पार्टी पिछले तीनों चुनाव में बिखरी हुई थी, बिखरा हुआ नेतृत्व था और प्रत्याशी को लेकर भाजपा में एक मत नहीं था। तो आप भी मानते हैं कि इस तरह से कुछ हुआ जिसकी वजह से 3 बार लगातार विजयी रहे? निश्चित रूप से भाजपा की हार यह बताती है कि कहीं न कहीं वो लोगों ने चुनाव को जिस संगठनात्मक ढंग से लड़ना चाहिए वो नहीं लड़े हैं और चौथी बार इस बार भी बिखरी हुई है भाजपा और कई टुकड़ों में बटी हुई है भाजपा। तो ऐसी स्थिति में भाजपा अपनी चुनौती स्वीकार करती है या नहीं करती। जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी जय सिंह अग्रवाल का मुद्दा है, उसमें वो चूंकि पिछले 4.5 वर्षों, मतलब 5 वर्ष राजस्व मंत्री रहे हैं और निश्चित रूप से सुबह 5 बजे से आम जन के लिए उनकी उपलब्धता
5 से 8 बजे कहाँ मिलेंगे, 8 से 11 बजे तक कहाँ मिलेंगे, अगर वो शहर में है तो आम जन के लिए जो उनकी उपलब्धता है वो कहीं ना कहीं उनको मदद करेगी। और जिस ढंग से उन्होंने जनहित के कार्य किए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि एक स्कूल का, जिस स्कूल में स्वयं पढ़ाई किए हैं उस स्कूल के कायाकल्प की बात कही थी, और उसे उन्होंने 300 लगभग 3 करोड़ कुछ में करके दिखा दिया उन्होंने। तो 7 करोड़ में करके दिखा दिया उन्होंने। और सड़कों की बात है, उनके ऊपर बहुत आरोप लगे कि उनकी कंपनी सड़कें बना रही है, ठेका ले रही है, लेकिन आज उसका परिणाम दिख रहा है कि सड़कें, चारों सड़कों का जाल बिछा हुआ है और अनेक ऐसे विकास के कार्य हैं जो हुए हैं, तो उसका फायदा तो उनको मिलेगा। जहां तक उनके और कार्यों की बात है, कार्य उनके क्षेत्र के रहे हों या केंद्र शासन के, उन्होंने संघर्ष तो किया है। जैसे हसदेव एक्सप्रेस को चलाने की बात जब आई थी, तब वो उनके नेतृत्व में ही हम लोग गए थे वहां, केंद्र सरकार से बात की, रेल मंत्री से बात की, और उनको सांसद भी थे उस समय डॉक्टर बंसीलाल जी महतो, तो उन्होंने भी इसे मिलाया और बताया कि हमारे विधायक हैं, और उसके बाद वो ट्रेन चली। अन्य ट्रेन के जब भी संघर्ष की बात हुई है तो रेलवे के जीएम से मिलने की बात या जो भी है, वो हमेशा एकजुटता के साथ करते रहे हैं। तो एक एक उपलब्धियों को गिनाना तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी हमको भी याद नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि वो सक्रिय हैं। और अभी वर्तमान में जो भाजपा पार्षद हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं, वो लगभग पिछले अपने महापौर के कार्यकाल के पश्चात लगभग 15 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि वो विधायक भी रहे थे, कटघोरा के रहे, और उसके बाद कटघोरा क्षेत्र में ही सक्रिय रहे, और उनको निश्चित रूप से कमजोर साबित हो रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति में, क्योंकि चुनाव के परिणाम के बारे में बहुत जल्दी कुछ कहना उचित नहीं होता। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जितना चुनाव प्रचार भाजपा ने 3 महीने पहले टिकट बांट दी है, जितना चुनाव प्रचार में या चुनाव के संसाधनों का या जो भी अपने संसाधन उनको चुनाव के लिए, प्रचार के लिए उपयोग करेंगे, उससे कहीं ज्यादा तो 4 साल में विधायक रहते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कर चुके हैं। आप कितना सशक्त मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लखनलाल देवांगन को? जैसे कि किशोर भैया ने कहा, मुझे तो यहाँ तक कि वो यहाँ पर कोरबा विधानसभा में खास करके उनकी सक्रियता नहीं रही है। कोरबा से लगे हुए कटघोरा से वे विधायक रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो हम लोगों के पास कोई घोषित तौर पे या अधिकृत रूप से तो कहना कोई भी पार्टी तैयार नहीं होती, मगर लखनलाल देवांगन इस बार चुनाव पुनः कटघोरा से ही लड़ना चाहते थे। उन्हें स्वयं वो तब अवाक रहे हैं जब उन्हें कोरबा का प्रत्याशी बना दिया गया। यही एक जो बात होती है महत्वपूर्ण, जो योद्धा है स्वयं वो नहीं चाहता था इस रण क्षेत्र में उतरना, क्योंकि देखिए यही वजह थी कि ठीक है कि बाकी अलग अलग प्रत्याशी टिकट की इच्छा में हर दल के नेता प्रयास करते, मगर भाजपा में जिस तरह के प्रयास उनके नेताओं ने किए थे, बड़े आश्वस्त थे कि हमको यहाँ से टिकट मिलेगी, अगर उनको दिया जाएगा तो वहीं से दिया जाएगा। दूसरा ये कहा जा रहा था कि जो हारे हुए प्रत्याशी है उनको पार्टी उतारेगी नहीं, मगर अचानक से पहली लिस्ट में मान लीजिए लखनलाल उदाहरण है, तो इसके बाद की लिस्ट में भी ऐसा हुआ है कि हारे हुए प्रत्याशियों को जो है उनको फिर से टिकटें दी गई है। नहीं तो आप इसको क्या मानते हैं, एक बार कोई प्रत्याशी हार गया तो कमजोर हो गया, दोबारा जीत नहीं सकता, ऐसा मानते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे कोई रणनीति है? उन्होंने मान लीजिए कहा तो ये गया कि भाई रणनीति है, 21 विधायकों को 21 सीट पर जो है प्रत्याशी पहले घोषित किए गए, क्योंकि 21 सीटों में वो कभी जीते नहीं थे, उनमें से कोरबा भी सीट थी। पिछले मगर 2 माह के दौरान प्रत्याशी घोषित होने के बाद हम ये देखते हैं कि लखनलाल देवांगन के साथ हमें उनके कुछ समर्थक जो 10-12 की संख्या में है, वही प्रचार प्रसार के दौरान नजर आते हैं। बीजेपी का दावा रहता है कि वो तो पन्ना प्रमुख बनाकर भी सक्रिय करते हैं। हम यहाँ देख रहे पन्ना प्रमुख, वार्ड, उनकी तो बात छोड़िए, बूथ की बात छोड़िए, मंडल स्तर पर भी 1-2 मंडलों को छोड़कर जो है पार्टी कार्यकर्ता अब तक मोबिलाइज नहीं हुए हैं। ये वजह है जिसके कारण, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने, बहुत से ऐसे नेता है
भाई स्वयं जो है जयसिंह अग्रवाल जब अविभाजित कटघोरा विधानसभा क्षेत्र था तो भाजपा के नेता बनवारी लाल अग्रवाल से चुनाव हारे थे। तो ऐसा नहीं है, मगर उसके बाद में उन्होंने हैट्रिक मारी है कि कोई ये जरूरी नहीं कि हारा हुआ प्रत्याशी दोबारा नहीं जीत सके या वो कमजोर नहीं, मगर हम लोग आकलन जो है राजनीतिक करते यही देख के करते कि नेता अपनी जगह क्या कह रहा है और कार्यकर्ता किस तरह से सक्रिय हो रहे हैं। दूसरे एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, वो किसी भी क्षेत्र में होती है, वो आत्मविश्वास की होती है। आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए दोनों प्रत्याशियों की, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मैदान में अपने आप को खम ठोक के खड़ा महसूस कर रहा है और कौन जो है वो फंस गया था महसूस कर रहा है। सड़कों की बात निकली, उनकी कंपनी पर आरोप लगे कि ठेके का काम कर रहे हैं, वो ठेकेदार हैं मूलतः तो जी, और ठेके को लेकर उन पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहाँ पे कोरबा का पहला डामर घोटाला उन्हीं के सिर पे फोड़ा जाता है। इसके अलावा भी कहा यह जाता है कि 20 से अधिक मामले उनके खिलाफ बने हुए हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का मामला है ये? व्यावसायिक और चाहे वो ठेकेदारी हो या किसी और, अगर कोई नेता या जैसे कि उन्होंने तो स्वयं को जो है 2008 के चुनाव से ही कंपनियों से अलग कर लिया था, क्योंकि परिवार जो है या आसपास के समर्थक जो है वो विभिन्न कार्यों में लगते हैं। ये बहुत आसान होता है कि किसी भी व्यवसायी, हमारा केवल मैं कोरबा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हमारे अपने देश में देखा जाए तो ये आरोप लगते हैं कि वे अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हैं। रही बात उनके ऊपर जो जिस तरह के मामले या मुकदमे की, ये चीजें भी व्यावसायिकता के एक रुख को दर्शाती हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई और व्यक्ति जो लाभ नहीं ले पा रहा है तो उसका उपयोग वो करके दूसरों से आरोप लगवाते हैं। आरोपों की बात एक और है, और आरोपों को प्रमाणित होना और उसमें जो है अभियोग चलना वो दूसरी बात है। अभी तक जो आरोप लगे वो हर आरोप में जो है जानकारी मांगी गई, हाई कोर्ट तक मामले गए, उसके बाद में फिर टीमें बनी और रिपोर्ट हुई और उसके जो तथ्य गए, तो किसी भी मामले में इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि उनके ऊपर कोई दोष प्रमाणित हो। सिद्ध होने का जो मतलब होता है वो सिद्ध जो है किसी भी रूप में नहीं हुआ। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहा जाता है कि अगर सड़कों का उन्होंने विस्तार किया है या यहाँ पे, तो वो आप ये सोचिए, मैं एक शहरवासी के दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि वो आखिर मेरे लाभ के लिए है। रही बात 10 वर्ष तक पहले बीजेपी का शासनकाल था, उस समय भी ये विधायक थे और अभी उनकी अपनी स्वयं की सरकार है। जिस समय 10 वर्ष भाजपा के शासनकाल के थे, 5 वर्ष जो है केंद्र सरकार में भी वहां पर उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। ACCL जैसे उपक्रम जिन्होंने CSR एक्टिविटीज में कभी उस दौरान, उन 10 वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण कार्य कोरबा में नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि उस दौरान कोरबा से, चूंकि यहाँ के परिणाम 3-1 के रहे हैं, 4 सीटों में 3 कांग्रेस जीतती रही है, केवल 1 सीट जो है वो भाजपा को मिली है, तो वो भाजपा ने ही इसे उपेक्षित रखा और इसी वजह से जो है ये कहा जाना कि उन्होंने जो है ठेकों के लिए लिया या वो उनकी अपनी कंपनियों के ठेके नहीं है। तमाम में देख लीजिए, ये जो सबसे महत्वपूर्ण कुसमुंडा के ठेके की बात होती है रोड की, वो ठेका जो है वो नागपुर की एक कंपनी के पास है, जो एक बड़ी कंपनी है और देश में उसके अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रही बात जयसिंह अग्रवाल के प्रयास की, तो यह उनका ही प्रयास और प्रभाव था कि ACCL जो यहाँ सामुदायिक विकास में उस तरह की भागीदारी नहीं देता था, उसने कम से कम 300 करोड़ रुपए जो है सामुदायिक विकास के लिए दिए। कुसमुंडा से जो सरमंगला होकर कनकी और सरई सिंगार तक की सड़क है वो करीब 200 करोड़ की है। 80 करोड़ रुपए की एक और सड़क बन रही है जो बरहमपुर से सीधे दर्री तक जाएगी। उनका एक विजन था, उन्होंने कहा भी था 5 वर्ष पहले चुनाव में कि मैं नहीं चाहता कि कोरबा शहर से भारी वाहनों का आवाजाही, कोयला परिवहन में लगी वाहनों की आवाजाही रुके। आज स्थिति देखिए कि अगर ये दोनों सड़क जो है जो शुरू हुई है, अभी कुसमुंडा वाली सड़क में कुसमुंडा मंदिर के पास चूंकि
धर्मजयगढ़ से उर्गा आने वाली रेल लाइन आ रही है, उसके कार्य के लिए वहां पिल्लर खोदे जा रहे हैं, तो एक बाधा खड़ी हुई है। एसीसीएल में पहले जहां 1000 गाड़ियां डिस्पैच कोयला होता था, कोयले का उत्पादन बढ़ने से उसकी संख्या दुगनी हो गई है। तो कुसमुंडा सड़क पर जो जाम लग रहा है वो मूलतः इसलिए लग रहा है कि एसीसीएल अपने यहाँ से कोयला ढुलाई करने वाले वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग नहीं बना पा रहा है। तो चलिए, ये तो हुई सड़क की बात। सड़क के अलावे पिछले 15 साल से जयसिंह अग्रवाल यहाँ से विधायक हैं, अभी 5 साल से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन 15 सालों में उनकी और कौन सी उपलब्धि है? एक सड़क तो आ गई, इसके अलावा और कौन सी उपलब्धियां हैं कोरबा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, उन्होंने, क्योंकि हर नेता अपने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी जनहित के कार्य करते हैं, उसमें कोरबा के कम से कम 1 दर्जन से अधिक समाज को उनका सामुदायिक भवन बनाने के लिए भूमि का आवंटन करना, निजी कॉलेज कमला नेहरू महाविद्यालय को उसके विस्तार के लिए 5 एकड़ जमीन का देना। इस प्रकार से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आम जन जरूर से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक समुदाय विशेष लाभान्वित हो रहा है, और समुदाय विशेष के लोग ही उनके मतदाता हैं, वही लोग आम जन हैं। लोग तो ये बोलते हैं कि लखनलाल देवांगन बहुत सहज सरल स्वभाव का है, और लखनलाल देवांगन ये भी दावा कर रहा है कि उसने महापौर रहते हुए कोरबा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं वो तो अभूतपूर्व है, और उसके बाद कभी नहीं हुआ। पिछले 8 साल से कांग्रेस के महापौर यहाँ पर हैं, लेकिन वो काम हुए नहीं है, और बड़ी समस्याएं हैं नगर निगम क्षेत्र में। लखन का कहना है कि उनने जो काम किए थे महापौर रहते हुए, या उनके बाद भाजपा के महापौर योगेश लांबा ने जो काम किए थे, उसका फायदा उनको मिलेगा। आपको क्या लगता है, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, 15 साल पहले की बात हम लोग करें, और या वो जो महापौर थे, तो उन्होंने विकास कार्य जो किए, उसे जो बच्चा कल उनके महापौर के कार्यकाल में 5 साल का था, वो आज वोटर हो गया है। वो पिछले उनके 15 साल के कार्यकाल को नहीं जानता। युवा मतदाता जो है वो अपने आकलन करेगा, परखेगा कौन प्रत्याशी उनका सही है, कांग्रेस का प्रत्याशी सही है, उसके लिए चुनाव योग्य है, या भाजपा का प्रत्याशी है। परंतु उनके द्वारा किए गए कार्यों का आकलन वो मतदाता नहीं कर पाएगा, नया जो मतदाता जोड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने जो बात पूछी उसी पे मैं ये कहना चाहूंगा कि महापौर वे थे और बाद में लांबा जी रहे, तो उसका लाभ मिलेगा। लांबा जी तो खुद महापौर रहते हुए ही 2013 का चुनाव लड़के हार चुके हैं, और पिछले 3 चुनाव में विधानसभा के जो कोरबा के हुए, उस विधानसभा उन तीनों चुनाव में अगर सर्वाधिक वोट से कोई हारा है तो वो महापौर योगेश लांबा रहे हैं। तो ये एक बात कहनी थी। दूसरी बात यह है कि अगर जब तक कोरबा विधानसभा सीट नहीं बनी थी, तब तक कोरबा की राजनीति में साडा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हुआ करता था, और अब जो है नगर निगम बना। उन दोनों का ही प्रभाव काफी कुछ रहा है। बहुत सी योजनाएं जो आती हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है नगरीय निकाय के माध्यम से होता है। तो यादगार बातों को अगर कहा जाए, या पिछले 8 सालों के दौरान की ही बातों को अगर समझा जाए, तो आप देखिए कि नगर के सौंदर्यीकरण की बात हो, कि अशोक वाटिका का मामला हो, शहर में पास में कोई पिकनिक स्पॉट विकसित करने का मामला हो, तो सतरंगा पूरे प्रदेश में आज जाना जा रहा है। मानिकपुर पोखरी के लिए फिर मैं बताऊंगा कि एसीसीएल ने ही इनके प्रयास से पैसे दिए हैं, जिसका बहुत शीघ्र विकास होगा। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मानिकपुर पोखरी की बात। वो बंद खदान है एसीसीएल का, उसको ये विकसित करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कोरबा में जो पावर प्लांट हैं, उनके राखड़ के निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। न तो उनको जमीन दी जा रही है इस बॉन्ड के लिए, और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था पूरे शहर को और आसपास के पूरे इलाके को राखड़ से पाट दिया जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मानिकपुर पोखरी का उपयोग अगर विद्युत संयंत्रों के राख के निपटारे के लिए किया जाए, तो अगले 10-15 साल तक राख की समस्या से कोरबा को निजात मिल सकता है? मैं आपको एक दूसरा एंगल बताता हूँ। मानिकपुर पोखरी जो है एक वो बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है। अगर कभी आपात स्थिति ऐसी न हो, ईश्वर की प्रकृति की कृपा रही है कि हमारे यहाँ बारिश भरपूर होती है, हसदेव बांगू बांध भी रहता है, कि संयंत्रों को पानी देने के बाद भी पानी अगर कम हो तो भी जो है सिंचाई के लिए और हमारे उपयोग के लिए पानी है।
तो मेरा ये मानना है कि जो वाटर रिजर्वायर जो है हमारे पास, उनको एक तो सुरक्षित रखना चाहिए, और मानिकपुर अगर पर्यटन विकास होता है वहां, तो पानी तो वहां का सुरक्षित हमारे पास है, वो पानी का भंडार। दूसरी बात, आपने कहा राखड़ वाली बात, राखड़ की समस्या जो है उसको आप ये मान लीजिए कि ये विकास का लाभ और विभीषिका के दो पहलू हैं, और ये पूरे देश में है, क्योंकि कोयला आधारित पावर प्लांट से ही हमको सस्ती बिजली मिलती है। नए जो पावर प्लांट लग रहे हैं, या जिन पावर प्लांटों की क्षमता बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से कोयला जब वहां ज्यादा उपयोग में हुआ, तो कोयले की उपयोगिता बढ़ने से राख भी ज्यादा पैदा हुई। ये राज्य सरकार ने नहीं निकाला, ये केंद्र सरकार ने नियम निकाला है कि चूंकि राख का निपटान 100% चाहिए, तो उसका उपयोग सड़क बनाने में हो रहा है, फ्लाई एश बनाने में हो रहा है, एस्बेस्टस शीट बनाने में हो रहा है, सीमेंट फैक्ट्री में हो रहा है, उसके बावजूद राख तो बहुत निकल रही है ना। तो उस राख को जो है लो लाइन एरिया में डाला जाए। ये जरूर है कि लोग जो ठेकेदार राख का परिवहन करते हैं, उन लोग जो है उन्होंने जो है कि कम दूरी में राख डाल दें, कहीं सहमति से राख डाली, कहीं शासकीय जमीन पड़ी हुई है वहां पर उन्होंने मनमर्जी से राख डाल दी। तो ऐसे तो ये जो मनमर्जी, ये जो राखड़ के निपटान को लेकर मनमर्जी हो रही है, मनमानी हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? राज्य सरकार और जिला प्रशासन की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? मैं बिल्कुल इसके लिए सबसे पहले जिला प्रशासन को ही जिम्मेदार मानता हूं, और राख के निपटान के लिए जो पर्यावरण संरक्षण मंडल है जो अनुमति देता है, वो सबसे पहले जिम्मेदार है। दूसरी बात आती है जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधि कोरबा जिले के चाहे वो चारों जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, तो उनको भी जो है इस दिशा में समय समय पर जो है पहल करनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। जय सिंह अग्रवाल ने इस दिशा में जो है अधिकारियों को फटकार लगाई, तो ये हुआ कि इसके पीछे भी उनका कोई उद्देश्य है। तो ऐसे तो मामले 2-3 बार हो चुके। तो इस तरह की सक्रियता, और इसके लिए एक बात और होगी कि लोगों को अपने छोटे लाभ के लिए बजाय इस तरह से जो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, या कहीं स्कूल, कहीं शमशान में राख को पाट दे रहे हैं, वो स्वयं जागरूक होकर उसका प्रतिरोध करें। लोग खुद प्रतिरोध करें। फिर अगर लोग ही प्रतिरोध कर रहे हैं, तो फिर शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? इसका मतलब जनवाणी प्रमुखता के साथ दबाव नहीं बना पा रही है। समय समय पर समाचार पत्रों में, विभिन्न डिजिटल मीडिया में भी इस मुद्दों को उठाया गया, और समय समय पर कार्रवाई भी प्रदर्शित की जिला प्रशासन ने, लेकिन पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। आज भी उसी प्रकार से राखड़ यहाँ वहां बिखेरे जा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से प्रदूषण और बढ़ रहा है, क्योंकि वो राखड़ उसके ऊपर से गाड़ियां गुजर जाती है और परिवहन के दौरान सड़क पर गिरती है, जिससे धूल दूषित हो रहा है। जैसे रिश्ती मार्ग पूरा धूल दूषित है, क्योंकि वहां से बालकों के राखड़ उठता है, वो जाता है। कहीं पर कोई खेत में पटा रहा है, वहां तक तो ठीक है कि वही कोई आदमी अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह फ्री में राखड़ मिल रहा है, फिलिंग करा लिया, वहां तक तो ठीक है। तो ये राख जो है कोरबा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव परिणाम पर कितना असर डालेगा? देखिए, वो एक समस्या है राख परिवहन की या प्रदूषण की। वैसी अनेक समस्याएं हैं शहर में, अभी भी समस्या मौजूद है। ऐसा नहीं कि समस्या विहीन शहर हो गया हमारा। और यदि वो समस्या विहीन नहीं हुआ और समस्याएं हैं, तो सारी समस्याएं, सारे मुद्दे चुनाव पर प्रभाव डालेंगे। सारे मुद्दे चुनाव पर प्रभाव डालेंगे। मेरा ये मानना है कि वही जैसे भैया ने कहा कि राख, लोग जो है ना सबसे पहले खुद से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या उनकी आवश्यकताएं हैं, उस दिशा में पहले सोचते हैं, जिसमें सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं होती है सड़क, बिजली, सफाई, आवास की। कमोबेश इस क्षेत्र में मैं ये मानता हूं कि किसी और शहर से हमारा शहर बहुत बेहतर है। आप देखिए कि हमारे यहाँ नगर निगम के ही टैंकर चलते, जबकि दूसरे शहरों में स्थिति ये बनती है कि पानी आपूर्ति, गर्मी की दस्तक नहीं हुई कि वहां पे लाखों करोड़ों रुपए के ठेके होते हैं और पानी पहुंचाया जाता है। मैं नहीं मानता कि कोरबा में सड़कों की भी, चाहे वो आंतरिक सड़कें हैं, चाहे पानी की, सब तो जल जीवन मिशन के तहत जिस तरह से पानी की आपूर्ति कुछ जगह पर अभी योजना में काम होना बाकी है,
और तो उसके लिए जितना बना, भले वो केंद्र प्रवर्तित योजना है, मगर लाभ तो अंततः इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार की एजेंसियां कर रही हैं, तो उसका लाभ भी स्थानीय शासन के प्रतिनिधि को मिलता है। समस्या रहेगी उसके लिए कहेंगे लोग, और उसको भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मगर मेरा ये मानना है कि प्रदेश के शहरों में इन मूलभूत जरूरतों के लिए जो है वो काफी कुछ काम हुआ है। ये तो रहता ही है कि बहुत कुछ हुआ फिर भी कुछ की ख्वाहिश रह जाती है। बहुत कुछ हुआ फिर भी कुछ की ख्वाहिश रह जाती है। तो ये ख्वाहिश जो है क्या लगता है क्या परिणाम आएगा इस चुनाव में? हम विकासशील मार्ग पर चलेंगे और विकसित राज्य विकसित शहर बनना चाहेंगे या विकसित विधानसभा बनना चाहेंगे, तो हमारी समस्याएं भी रहेंगी और विकास का काम भी होता रहेगा। अभी जो आपने मुद्दा शुरू में उठाया था कि भाजपा प्रत्याशी कितने हैं, उनको टक्कर दे पाएंगे या सशक्त रहेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान में जो भाजपा का परिदृश्य पूरे जिले में दिख रहा है, सिर्फ कोरबा विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में अगर जो दिख रहा है, उस हिसाब से यदि भाजपा चुनाव लड़ती है, तो मेरा मानना यह है कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक है जयसिंह अग्रवाल जी, उनका एक सपना है और उनकी एक चुनौती है। उन्होंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि पिछले 3 चुनाव में जितने वोट मैंने लिए थे, जितने वोटों से जीता था, उससे ज्यादा वोटों से इस चुनाव को जीतूंगा। पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों को जोड़कर जो वोट बनते हैं उससे जीतेंगे कोरबा विधायक। मैंने अभी इससे पहले जब बात अपन कर रहे थे, मैंने एक बात कही कि आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज, लोगों का साथ देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनके दावे में उन्होंने कुछ जमीनी तथ्य जुटाए होंगे, तभी उन्होंने ये दावा किया। ठीक है, बहुत से नेता दावा करते हैं, मगर इनके दावे में इस वजह से भी मैं कहूंगा कि उन्होंने पिछले 3 चुनाव में, खास करके पिछले 2 चुनाव में, उन्होंने कहा था कि मैं पहले चुनाव में कहा था 15,000 वोट से जीत रहा हूँ। मतलब ये निजी बातचीत, कुल ऐसा खुल के दावा नहीं था। और जैसे ही मतदान जिस दिन हुआ तो पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि 10,000 से ज्यादा वोट। दोनों बार बात सच हुई। इस बार तो उन्होंने पर्सनली बातचीत ही, एलानिया बात कही है। आखिर कहीं ना कहीं कोई आधार होगा। इस बार कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल ने ऐलान किया है कि पिछले 3 चुनावों में जितने वोटों से वो जीते हैं, कुल उतने वोटों से भी अधिक वोट से इस चुनाव को जीतेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार किशोर शर्मा जी और मनोज शर्मा जी ने बताया कि कोरबा में समस्याएं भी है, आवश्यकताएं भी है और समस्याओं का निराकरण भी हुआ है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चौथी बार जयसिंह अग्रवाल विधानसभा में दस्तक दे पाते हैं या नहीं। गेंदलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।